आज की स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है ईचा नाम की एक महिला से, जो अपने अजीबोगरीब सपने के बारे में हमें नरेशन के जरिए बता रही होती है। वह बताती है कि हर रात उसे एक सपना आता है जिसमें वह खुद को किसी अनजानी लेकिन बेहद सुकून देने वाली जगह पर पाती है। इस रहस्यमयी जगह में वो एक शानदार हवेली जैसे घर के पास पहुंचती है और वहां उसे एक बहुत ही आकर्षक और रहस्यमय पुरुष मिलता है। वो शख्स हर रात उसके सपनों में आता है और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनता जा रहा होता है। ईचा को यह सब बिल्कुल असली जैसा महसूस होता है, जैसे यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत हो। लेकिन असली झटका तब लगता है जब जैसे ही वह आदमी ईचा के करीब आने लगता है, हम देखते हैं कि असल दुनिया में ईचा के कपड़ों के बटन खुद ब खुद खुलने लगते हैं। यानी कोई अलौकिक ताकत हकीकत में उस पर हावी हो रही थी। और तभी अचानक हमें दिखता है कि असल दुनिया में ईचा के साथ एक डरावनी रूह यानी एक डेमन इंटीमेट हो रहा है, जिसकी ईचा को जरा भी भनक नहीं होती। उसे तो यही लगता है कि यह सब बस एक सपना है। अब जैसे ही सुबह के 4 बजे दरवाजे की घंटी बजती है, ईचा की नींद खुल जाती है। वह उठती है थोड़ी हैरान, लेकिन अपने सपने की वजह से मन ही मन खुश भी होती है। नीचे जाकर दरवाजा खोलने पर हम उसके पति एरियल को देखते हैं, जो पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड है। आज भी वो ओवरटाइम करके देर रात घर लौटा है, लेकिन यह लेट नाइट शिफ्ट्स अब रोज का किस्सा बन चुकी है और इसका असर दोनों के रिश्ते पर साफ नजर आने लगा है। ईचा, जो अब पहले जैसी नहीं रही, अपने पति से कहती है कि वो जैकेट ढंग से टांगे। एरियल ऐसा करता भी है, लेकिन तभी रहस्यमयी डेमन उस जैकेट को गिरा देता है, जैसे वो इन दोनों के बीच दरार और बढ़ाना चाहता हो। इसके बाद हमेशा की तरह दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है और एरियन नाराज होकर बिना खाना खाए ही सोने चला जाता है। अगली सुबह जब एरियल नीचे आता है नाश्ते के लिए, तो ईचा फोन चलाते हुए चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। दोनों अब बात तक नहीं करते। अब हम देखते हैं कि ईचा अपने काम पर जाती है, लेकिन उसका मूड पूरी तरह खराब होता है। तभी वहां उसकी दोस्त और सहकर्मी लिंडा आती है, जो ईचा का चेहरा देखकर सब समझ जाती है। फिर से रात को पति पत्नी के बीच बहस हुई है। उधर एरियल भी अकेला और खामोश है। दोनों ही अपने अपने दुख में घुले हुए हैं। काम के दौरान जब ईचा और लिंडा लंच पर बैठते हैं, तो उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि ईचा की शादी को 3 साल हो चुके हैं। शादी से पहले ईचा और एरियल की जिंदगी में हर चीज खुशनुमा थी। एरियल हर छोटी बात में ईचा को स्पेशल फील कराता था, कभी गिफ्ट्स तो कभी सरप्राइज प्लान करके। लेकिन अब ईचा को लगता है जैसे वह सारी मिठास कहीं खो गई है। न कोई रोमांटिक बातें, न कोई खास तोहफे, बस एक रूटीन बनकर रह गया है रिश्ता। लिंडा, जो ईचा की करीबी दोस्त और सहकर्मी है, उसे समझाती है कि शादी के बाद जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। नई जिम्मेदारियां आती हैं और रिश्तों को संभालने का तरीका भी बदलना पड़ता है। वो ईचा को यह भी बताती है कि खुद उसने भी अब वह पहले जैसी कोशिशें छोड़ दी है, न अब वह सचती है। नहीं, एरियल से वैसे बातें करती है जैसे पहले करती थी। यानी बदलाव दोनों तरफ से हुआ है। लिंडा की बातें ईचा के दिल को छू जाती हैं। अब ईचा महसूस करती है कि उनकी शादी में प्यार और नजदीकियां धीरे धीरे खत्म हो चुकी हैं। उसे तो यह भी याद नहीं था कि उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे के साथ सुकून भरा समय कब बिताया था। लिंडा उसे सलाह देती है कि वह आज रात थोड़ी सी कोशिश करें, अच्छे से तैयार हो और पति को वह प्यार और अपनापन महसूस कराए जो वह पहले करता था। ईचा भी यह बात मान लेती है। उधर एरियल के ऑफिस में उसका सीनियर उसे समझाता है कि ओवरटाइम और जिम्मेदारियां अपनी जगह है, लेकिन पत्नी को समय देना भी जरूरी है। एरियल इस बात को समझता है, क्योंकि वह जो कुछ भी कर रहा है ईचा के अच्छे भविष्य के लिए ही तो कर रहा था। हालांकि उस दिन भी वह थोड़ी देर से घर आता है, लेकिन इस बार माहौल अलग होता है। ईचा उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है, खुद उसकी जैकेट उतारती है और उसके लिए पहले से चाय बनाकर रखती है। एरियल इस बदले अंदाज से बेहद खुश होता है। उसे पहली बार ऐसा लगता है कि उसकी कोशिशों की कदर की जा रही है। धीरे धीरे उनके बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, घर की लाइट्स अजीब तरह से झपकने लगती हैं। और तभी हम देखते हैं कि वही डेमन जो पहले ईचा के सपनों में आता था, अब फिर से उसी पल उनके बीच मौजूद है। वो अब भी ईचा के साथ जुड़ा हुआ है। फिर रात को जब ईचा सोती है, तो खुद को उसी अजीब सी इमारत में पाती है जहां वो पहले जाती थी। वहां वही हैंडसम सा शख्स यानी वो डेमन उसके पास आता है और उसकी बॉडी पर एक फूल रखकर कहता है, अब तुम इस जगह से कभी नहीं जा सकती। डर के मारे ईचा इमारत के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वह दरवाजा नहीं खुलता। तभी वह डेमन उसके पास बढ़ता है और अचानक ईचा की नींद खुल जाती है। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, वही फूल जो डेमन ने सपने में उसे दिया था, असलियत में ईचा के बेड के पास रखा हुआ था।
ये देखकर ईचा पूरी तरह डर से सिहर जाती है। अगले दिन जब ईचा नीचे आती है तो एरियल ने उसके लिए खुद खाना बनाया होता है। ईचा को यह सब बहुत अच्छा लगता है। दोनों साथ बैठते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने पुराने सुनहरे दिनों को याद करते हुए खुलकर बातें करते हैं। उस पल एरियल ईचा से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो अब हर चीज को सुधारने की कोशिश करेगा और फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, जैसे सब कुछ फिर से जीरो से शुरू हो रहा हो। ईचा भी उसकी बातों को दिल से स्वीकार करती है। आज ईचा को घर लौटने में थोड़ा समय लगने वाला था, क्योंकि दफ्तर खत्म करने के बाद उसे अपनी छोटी बहन ईमा से मिलने जाना था। उधर एरियल आज खुद उसे ऑफिस छोड़ने के लिए स्कूटी पर आया, जिसे देखकर लिंडा के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ऑफिस में आज ईचा भी पहले से बेहतर मूड में थी और काम पर ध्यान दे रही थी, मगर तभी उसे एक बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा नजर आया जिसने उसका दिल दहला दिया। वही फूल, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने अपने सपने में देखा था। ईचा उसे हाथ में लेने ही वाली थी कि अचानक कोई और आकर वह फूल उठा लेता है और फिर सामने आता है वही शख्स, ईचा के सपनों वाला हैंडसम इंसान। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही ईचा उसकी परछाई पास के शीशे में देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें एक इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस की भयानक छवि दिख रही थी। घबराकर ईचा को उल्टी जैसा महसूस होता है और वह तेजी से बाथरूम की ओर भागती है। जैसे ही ईचा बाथरूम पहुंचती है और उल्टी करती है, हमें पीछे खड़ा वही डार्क फिगर यानी डेमन नजर आता है। तभी लिंडा भी वहां पहुंचती है और ईचा से उसकी हालत के बारे में पूछती है, लेकिन ईचा कुछ कहे बिना चुपचाप वहां से निकल जाती है। ईचा के जाने के बाद लिंडा जब वॉशबे बेसिन की ओर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां खून की उल्टी के साथ कीड़े भी मौजूद थे। उसी रात ईचा अपनी बहन एमा से एक सड़क किनारे के कैफे में मिलती है। बातचीत के दौरान एमा बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड डस्टा से ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि वह इतना बिजी हो गया था कि उसे एमा के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। इस पर ईचा वही सलाह एमा को देती है जो कभी लिंडा ने उसे दी थी कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे हालात में थोड़ा सब्र और समझदारी से काम लेना चाहिए। वह कहती है कि डस्टा ने 2 साल तक एमा का साथ निभाया है और उसे एक और मौका मिलना चाहिए। असल में दोनों बहनें अपने अपने रिश्तों में अकेलापन और भावनात्मक दूरी महसूस कर रही थीं, पर फर्क बस इतना था कि वे अपनी ही कमियों को देखना नहीं चाहती थीं। अब जब एमा अपनी बहन से दिल खोलकर बातें कर रही थीं, तो उसने बताया कि वह हाल ही में अपने माता पिता से मिलने गई थी। बातचीत के दौरान उनके माता पिता ने उसे यह कहा कि वे अब अपने नाती या पोती को गोद में खिलाना चाहते हैं। यह बात असल में ईचा के लिए थी। जैसे ही एमा ने यह कहा, ईचा का चेहरा हल्का उदास हो गया, क्योंकि वह खुद भी मां बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार परेशानी आ रही थी। दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा था और इन सब कारणों से उसका और एरियल का रिश्ता भी तनाव में था। इन दवाओं को मंगवाने के लिए ईचा एरियल को मैसेज करती है। उधर एरियल अपने ऑफिस में होता है। तभी उसे एक झलक मिलती है ईचा की, लेकिन यह कैसे मुमकिन था? वो तो अभी अपनी बहन के साथ थी। एरियल चौंक जाता है और उसे लगता है कि शायद उसकी आंखों का धोखा है या फिर कुछ और। जैसे ही एरियल उस आकृति के पीछे जाता है, वह गायब हो जाती है। लेकिन तभी बिल्डिंग के अंदर उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज ईचा की लग रही थी। आवाज का पीछा करते हुए एरियल बिल्डिंग के एक खाली कोने तक पहुंचता है, जहां उसे ईचा एकदम अजीब हालत में खड़ी दिखती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो लेबर पेन में हो और अचानक उसके सामने एक अजीब दृश्य घटता है। ईचा की गोद से एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन वो कोई सामान्य बच्चा नहीं बल्कि एक राक्षसी रूप वाला शिशु होता है। एरियल का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है और वह वहीं जड़ हो जाता है, लेकिन ईचा बस एक अजीब मुस्कान के साथ उसे घूर रही थी। तभी बच्चा घिसटते हुए एरियल की ओर बढ़ने लगता है और इतने में ही एरियल का सीनियर वहां आ जाता है। उसके आते ही सब कुछ अचानक सामान्य हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस अनुभव से सहमा हुआ एरियल घर लौटता है और उस रात वो ईचा से ठीक से बात भी नहीं करता। बस दवाइयां थमाकर इतना कहता है कि अगले दिन एक स्पेशल बॉडी मसाज एक्सपर्ट मोबुक्सारी को उसने बुलाया है। यह कहकर वह चुपचाप सोने चला जाता है। अगली सुबह मोबुक्सारी जब ईचा की मसाज कर रही होती है तो वह उसे आराम और कम तनाव लेने की सलाह देती है, लेकिन पेट की मसाज करते समय वो चौंकाने वाला खुलासा करती है, तुम 3 महीने की गर्भवती हो। यह सुनकर ईचा की आंखें खुशी से चमक उठती हैं, लेकिन दूसरी ओर एरियल का चेहरा सन्न रह जाता है। वजह यह थी कि ईचा के साथ वो सिर्फ 2 दिन पहले ही शारीरिक संबंध में आया था और उससे पहले करीब 6 महीने से दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। तो सवाल यह था कि अगर ईचा 3 महीने की प्रेग्नेंट है तो उसका पिता कौन? हालांकि एरियल ये बात जाहिर नहीं करता। वह बस ईचा को ऑफिस छोड़ने के बाद घर लौट आता है।
ईचा जब दफ्तर में सबको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है तो वहां खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी बधाइयां देते हैं क्योंकि सब जानते थे कि वो कब से इसका इंतजार कर रही थी। लेकिन लिंडा थोड़ी सोच में पड़ जाती है। उसे ईचा की वोमिटिंग और उस खून व कीड़ों की याद आ जाती है। ये सब कुछ उसे अंदर से बेचैन करने लगा था। जब वह ईचा से बात करने की कोशिश करती है तो ईचा को यह महसूस होता है कि शायद लिंडा उसके प्रेग्नेंट होने से खुश नहीं है। वह गलतफहमी में पड़कर लिंडा से दूरी बना लेती है और बातचीत अधूरी रह जाती है। लिंडा के मन में लगातार बेचैनी थी। उसे ईचा की उल्टियों में खून और कीड़ों का दिखना किसी भी हालत में सामान्य नहीं लग रहा था। उसे साफ लग रहा था कि कोई अजीब और अनदेखी शक्ति इस पूरे मामले में शामिल है। उधर रात के समय एरियल अपने सीनियर से बैठकर दिल की बात करता है। वह ईचा को लेकर अपने शक और डर खुलकर उसके सामने रखता है। उसे लगने लगा था कि शायद ईचा ने उसके साथ विश्वासघात किया है। सीनियर उसे सलाह देता है कि वह अगले दिन ईचा के साथ पूरा समय बिताए और चीजों को ठीक से समझने की कोशिश करे। इसके लिए वो खुद एरियल का काम संभालने को तैयार था। एरियल इस बात पर सहमत तो हो जाता है, लेकिन जब वह पार्किंग में अपनी कार की ओर बढ़ रहा होता है तो उसे एक कार से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासावश जब वह कार के अंदर झांकता है तो उसे वहां एक डरावना असामान्य बच्चा दिखाई देता है। एक डेमोनिक शिशु एरियल बिना कुछ सोचे वहां से भाग निकलता है और तभी कैमरा दिखाता है कि वही डेमोन जिसने ईचा को अपने चंगुल में ले रखा है उस शिशु को अपनी गोद में लेकर मुस्कुरा रहा होता है। इस दृश्य से यह साफ हो जाता है कि ईचा के गर्भ में पल रही संतान कोई सामान्य बच्चा नहीं है। डरा हुआ एरियल घर पहुंचता है और अपने शक के चलते ईचा का फोन चेक करता है। वहां उसे एक नाम दिखता है, डेनी, ईचा का पुराना क्लासमेट जिससे उसकी हाल ही में बातचीत हुई थी। और जब एरियल को पता चलता है कि डेनी भी अपनी पत्नी के साथ परेशान चल रहा है तो उसका शक और गहरा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि ईचा का बच्चा शायद डेनी का हो सकता है। जब वह ईचा से इस बारे में सवाल करता है तो ईचा गुस्से से भर जाती है। वह एरियल को कहती है कि अगले दिन वे डॉक्टर के पास जाकर डीएनए टेस्ट करवा लेंगे ताकि सच सामने आ सके। लेकिन अंदर ही अंदर ईचा भी परेशान थी क्योंकि उसे खुद ये समझ नहीं आ रहा था कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, जबकि पिछले 6 महीनों में उनके बीच कोई संबंध नहीं बना था सिवाय पिछले 2 दिनों के। अगले दिन डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद जब अल्ट्रासाउंड और चेकअप होता है तो रिपोर्ट चौंकाने वाली होती है। ईचा के पेट में कोई बच्चा नहीं था। डॉक्टर बताते हैं कि यह एक मानसिक स्थिति है जिसे सड़ो प्रेगनेंसी या फॉल्स प्रेगनेंसी कहते हैं। इस स्थिति में महिला का शरीर गर्भवती जैसा व्यवहार करता है। पीरियड रुक जाते हैं, पेट फूलने लगता है, लेकिन असल में गर्भ में कुछ भी नहीं होता। यह अवस्था ज्यादातर तब होती है जब किसी महिला की मां बनने की चाह बहुत ज्यादा गहरी हो। ईचा इस सच को सुनकर टूट जाती है और एरियल भी पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। इस उलझन में वह लिंडा से बात करती है और लिंडा उसे एक पुराने जानकार उस्ताद जनी के पास ले जाने का फैसला करती है। लिंडा को पूरा यकीन हो चुका था कि यह मामला सिर्फ मानसिक नहीं है बल्कि इसमें कुछ अलौकिक दखल है। जब वे उस्ताद जनी के पास पहुंचते हैं तो जैसे ही वह ईचा को देखते हैं उन्हें उसके पीछे एक अंजन भी खड़ा दिखाई देता है, वही डेमन जो पहले भी दिख चुका था। लेकिन इस बार इंसानी रूप में उस्ताद तुरंत समझ जाते हैं कि मामला गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन वह ईचा को सामान्य व्यवहार दिखाते हुए अंदर बुलाते हैं और उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। बातचीत के दौरान जनी धीरे धीरे ईचा को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वह असल में गर्भवती नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी शक्तियां होती हैं, खासकर जीन या डार्क एंटिटीज, जो इंसानों के रिश्तों में दरार डालने के लिए सपनों में प्रवेश करती है और महिलाओं के साथ संबंध बनाती है। इसका नतीजा यह होता है कि प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच लगातार गलतफहमियां और झगड़े शुरू हो जाते हैं। ईचा अब भी पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं थी कि उसके पेट में कोई बच्चा नहीं है। गुस्से से भरी हुई वो जनी के पास से उठकर घर चली आती है और उसके साथ लिंडा भी उसके घर रुकती है ताकि उसे थोड़ा सहारा दे सके। लिंडा उसे समझाने की कोशिश करती है, उसकी बातें ध्यान से सुनती है और उसे हल्का महसूस कराने के लिए एक दोस्त की तरह पेश आती है। लेकिन जैसे ही लिंडा वापस अपने घर के लिए निकलती है, घर से कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे उसे एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है। लिंडा इंसानियत के नाते उसे उठाकर सड़क से हटाकर किनारे रख देती है, पर जैसे ही वह अपनी स्कूटी की ओर बढ़ती है उसे लगता है कि वह किटन उसके पीछे आ रही है। जब वह मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। शक के चलते वह दोबारा उस जगह लौटती है जहां उसने किटन को रखा था और वहीं उसे एक छाया नजर आती है जो इंसान की तरह दिखती है लेकिन कुछ अजीब थी। जैसे ही वह पास जाकर देखती है उसे एहसास होता है कि वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि वही जिन है जिसने ईचा को परेशान कर रखा है। इससे पहले कि लिंडा कुछ कर पाती,
जिन उस पर हमला कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इसी वक्त दूसरी ओर ईचा अचानक एक भयानक सपना देखकर उठती है। उसने अपने सपने में लिंडा की मौत का पूरा दृश्य देखा था। वो घबराकर उसी जगह दौड़ती है और वहां पहले से ही भीड़ लगी होती है। जमीन पर लिंडा की लाश खून से सनी पड़ी थी। यह देखकर ईचा बुरी तरह टूट जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में एरेरियल भी ईचा को इस हाल में देखकर उसकी तरफ दौड़ता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ईचा के पेट पर जाती है, वो चौंक जाता है। अब पेट इतना उभरा हुआ था मानो वो 7 से 8 महीने की गर्भवती हो, जबकि हकीकत में ऐसी कोई मेडिकल कंफर्मेशन नहीं थी। अब ईचा को जनी की बातें धीरे धीरे समझ आने लगती हैं। वह एरियल को सब कुछ बता देती है, अपने सपनों के बारे में, उस पर जिन के असर के बारे में, और क्यों उसने अब तक उसे यह बातें नहीं बताई। एरियल भी इस बार उसकी भावनाओं को समझता है और उसका साथ देने का फैसला करता है। ईचा खुद को लिंडा की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। उसे लगने लगा था कि लिंडा इसलिए मारी गई क्योंकि वह उसे बचाने के लिए जनी के पास लेकर गई थी। अब वह किसी भी कीमत पर इस बुरी ताकत से छुटकारा पाना चाहती थी। वह एरियल और अपनी छोटी बहन ईमा के साथ दोबारा उस्ताद जनी के पास जाती है। जनी इस बार एक गहरा स्पिरिचुअल सेशन शुरू करते हैं। वह एक छोटा सा एग्जोर्सिज्म शुरू करते हैं ताकि ईचा के अंदर मौजूद उस बुरी आत्मा को बाहर निकाला जा सके। चटिंग के बीच ईचा का शरीर कांपने लगता है, उसका चेहरा बदलने लगता है और फिर अंदर से वही जिन बोलने लगता है जो खुद को ईचा का पति मानता है और कहता है कि किसी को भी उसे छूने का हक नहीं। लेकिन जनी बिना डरे मंत्र जारी रखते हैं। इस चैंटिंग के दौरान ईचा के पेट में भी तेज दर्द उठने लगता है, मानो अंदर पल रहा वो डेमनिक बच्चा भी इस प्रक्रिया से परेशान हो रहा हो। आखिरकार जैसे ही चटिंग पूरी होती है, ईचा का शरीर शांत हो जाता है। वो वापस नॉर्मल हो जाती है। जनी बताते हैं कि उसका सामना दासिम नाम के एक शक्तिशाली जिन से हुआ है, एक ऐसा जिन जो अलग अलग कपल्स के रिश्तों में दरार डालने के लिए जाना जाता है। वो अक्सर सपनों में आकर महिलाओं के साथ रिश्ता बनाता है और उन्हें भ्रमित करता है। उसने ईचा को भी उसी तरह अपने जाल में फंसा लिया था और ईचा की गर्भावस्था दरअसल उसकी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पकड़ का नतीजा थी, न कि किसी जैविक प्रक्रिया का। अब जनी ईचा को सलाह देते हैं कि वह नियमित रूप से रुकिया करवाती रहे। रुकिया इस्लाम में एक आध्यात्मिक उपचार की विधि मानी जाती है। इसमें कुरान की खास आयतों को रोजाना पढ़ना होता है और हर प्रकार की समस्या के लिए अलग अलग आयतें निर्धारित होती हैं। उस्ताद जनी भी ईचा को एक कागज पर एक आयत लिखकर देते हैं जो उसे प्रतिदिन पढ़नी थी ताकि आत्मिक रक्षा बनी रहे। घर लौटकर ईचा और एरियल आपस में बैठकर बात करते हैं। दोनों स्वीकार करते हैं कि उनके बीच पैदा हुए फासलों के लिए वे दोनों ही जिम्मेदार थे। वे एक दूसरे से माफी मांगते हैं और रिश्ते को फिर से नई शुरुआत देने का निर्णय लेते हैं। अगले कुछ हफ्तों तक सब कुछ सामान्य और शांत रहता है। ईचा का मन पहले से कहीं ज्यादा स्थिर हो गया था। न कोई डरावना सपना, न कोई अजीब एहसास। एरियल भी उसका पूरा ख्याल रखता है। देखते ही देखते 14 दिन बीत जाते हैं और जिनसे उसका कोई संपर्क नहीं होता। एक दिन जब दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं, एरियल उसे बताता है कि उसकी कंपनी उसे ट्रांसफर करना चाहती है। दूसरी ब्रांच में उसका प्रमोशन तय है, लेकिन काम दूसरे शहर में होगा। शुरू में एरियल इस बारे में असमंजस में होता है। वो ईचा की हालात को लेकर चिंतित है, लेकिन जब ईचा उसे भरोसा दिलाती है कि वो अब ठीक है, तो वह उसे जाने के लिए सहमत कर देती है। अगले दिन एरियल शहर के लिए रवाना हो जाता है। उसके जाते ही ईचा को घर थोड़ा सुना सुना लगने लगता है। वो एमा को कॉल करती है कि वो कुछ समय के लिए उसके पास आ जाए, लेकिन एमा अपनी शिफ्ट की वजह से नहीं आ पाती। ईचा अकेलेपन को दूर करने के लिए उस्ताद जनी द्वारा दी गई आयत पढ़ती है, फिर टीवी ऑन करके सोफे पर ही लेट जाती है। वहीं उसे थोड़ा भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई निगाहें उसे महसूस कर रही हो। सुबह होते ही वह अपने ऑफिस जाती है, लेकिन वहां का माहौल अजीब होता है। सभी लोग उसे घूरते हुए अजीब बातें कर रहे थे, जैसे वे सभी किसी के नियंत्रण में हो। सब एक ही बात दोहरा रहे थे, तुम मेरी हो। ईचा बुरी तरह घबरा जाती है और तुरंत काम छोड़कर घर लौट आती है। रात को एमा उसके पास आ जाती है। ईचा बेहद डरी हुई थी। उसे लगता है कि वह फिर से उसी फंसी हुई स्थिति में है। वह खुद को दोष दे रही थी कि शायद उसके किसी फैसले ने सब कुछ फिर से बिगाड़ दिया। एमा उसे ढांढस बंधाती है और कहती है कि जैसे ही एरियल वापस आएगा, वे उस्ताद जनी के पास दोबारा जाएंगे। तभी एरियल का कॉल आता है। वो रास्ते में था और कुछ ही घंटों में घर पहुंचने वाला था। फोन पर वह एमा को खास ताकीद करता है कि किसी भी हाल में ईचा को रात में सोने मत देना। पिछली बार जब ऐसा हुआ था, लिंडा की जान चली गई थी। अब अगर ईचा सो गई तो एमा खुद खतरे में पड़ सकती थी। एमा यह बात समझ जाती है और रात भर ईचा से बात करती रहती है। बातों बातों में वह भी साझा करती है कि उसने डेस्टा को एक और मौका दिया है,
क्योंकि उसे भी एहसास हुआ है कि शायद डेस्टा जैसा जीवन साथी उसे दोबारा ना मिले। पर इसी बीच ईचा अनजाने में झपकी ले लेती है। जैसे ही एमा उसे उठाने की कोशिश करती है, एक अदृश्य और बेहद ताकतवर शक्ति उसे बेड से नीचे पटक देती है। फिर वो शक्ति उसे जमीन पर घसीटती हुई कमरे से बाहर ले जाती है। कमरे में अब फिर वही साया था, वही जिन जो खुद को ईचा का पति मानता था। वो अब फिर से ईचा के पास लेट जाता है, जैसे मानो उसके वापस आने का यही मौका हो। रात के अंतिम पहर में जब ईचा की आंख खुलती है, उसे फिर वही एहसास होता है। उसका शरीर भारी लग रहा था और पेट पहले से ज्यादा उभरा हुआ, जैसे वह फिर से गर्भवती हो गई हो। अब यहाँ यह सवाल उठ सकता है कि ईचा इतनी जल्दी दोबारा प्रेग्नेंट कैसे हो गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन्हों की दुनिया में समय का प्रवाह वैसा नहीं होता जैसा इंसानों की दुनिया में होता है। हमारे लिए जहाँ कुछ घंटे ही बीते होंगे, वहाँ उनके लिए शायद कई हफ्ते या महीने निकल चुके हों, या हो सकता है उल्टा हो। कहने का मतलब यह है कि जिन्नात समय के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। अब जब ईचा को दोबारा गर्भवती होने का एहसास होता है तो वह पूरी तरह से टूट जाती है। गुस्से और घबराहट में वो खुद ही अपने पेट पर मुक्के मारने लगती है, जिससे उसे तेज ब्लीडिंग होने लगती है। वो लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि पास में एमा बेहोश पड़ी है। हालांकि उस वक्त वो एमा की हालत पर ध्यान नहीं दे पाती। उसका पूरा ध्यान अब सिर्फ उस बच्चे को खत्म करने पर होता है जो उसकी कोख में पल रहा था। वह किचन में जाकर एक हैंगर उठाती है और उसे मोड़कर एक नुकीले औजार जैसा बना लेती है। वह अपनी ही देह पर हमला करने लगती है, उस बच्चे को खत्म करने के लिए जो दासिम की निशानी था। लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम साबित होती है। उसी समय एरियल घर लौटता है और ईचा की ऐसी हालत देखकर हैरान रह जाता है। वो तुरंत एमा को उठाने की कोशिश करता है और तीनों मिलकर सीधे उस्ताद जनी के पास पहुंचते हैं। उस्ताद जनी तुरंत ईचा को एक बेड पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं ताकि वह खुद को नुकसान ना पहुंचा सके। फिर वे अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर एक गहरी रूहानी प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं, जिसका मकसद था ईचा के अंदर से दासिम को निकालना। इस दौरान ईचा पूरी तरह पजेस थी। उसकी आत्मा अब उस सपने जैसी दुनिया में कैद थी जहां वह अक्सर खुद को देखती थी। वहां वह बार बार दासिम से बचने की कोशिश करती है, लेकिन दासिम उसका पीछा करते हुए उसके हाथ पर हमला करता है। उसकी आत्मा की यह लड़ाई असल दुनिया में भी असर दिखा रही थी। ईचा की बॉडी पर असली जख्म बनते जा रहे थे। ईचा अब एक बुरी तरह पजेस महिला की तरह चिल्ला रही थी। उसका चेहरा विकृत हो गया था, आवाज बदल चुकी थी। पर उस्ताद जनी और उनके साथी डटे हुए थे, प्रेयर को जारी रखे हुए थे। तभी अचानक वह बेड जिस पर ईचा थी हवा में उठने लगता है। दासिम की चीखें अब स्पष्ट सुनाई देने लगीं। वह सबको डराने के लिए खुद प्रकट होने लगता है, लेकिन जनी और उनकी टीम विचलित नहीं होती। इस बीच एरियल आगे आता है, ईचा के पास बैठता है और उसके कानों में धीरे से कहता है, ईचा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज वापस आ जाओ, हम फिर से साथ में जिंदगी शुरू करेंगे, तुम बस हिम्मत मत हारो। ईचा इन आवाजों को सुन रही होती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद को झकझोरती है और अपनी शादी के पल याद करती है, वो सारे पल जो उसने एरियल के साथ बिताए थे। फिर वह धीरे धीरे वही कुरान की आयत दोहराने लगती है जो उस्ताद जनी ने उसे दी थी। उसका यह पढ़ना दासिम को अंदर तक झकझोर देता है। वो बिल्डिंग जो उसकी कल्पनाओं की कैद थी अब टूटने लगती है। गेट ध्वस्त होते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है, ईचा भागकर उस कैद से बाहर निकल आती है और उसकी आत्मा वापस अपने शरीर में लौट जाती है। वास्तविक दुनिया में वो अचानक शांत हो जाती है, उसकी आंख खुलती है और वह सामान्य हो जाती है। तो दोस्तों, अब कहानी के अंतिम हिस्से में आता है जो हमें 6 साल बाद की झलक दिखाता है। ईचा और एरियल अब एक सुखी दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं। उनके 2 प्यारे बच्चे हैं और उन्होंने शहर से थोड़ा अलग एक शांत जगह पर नया घर ले लिया है। एक दिन जब वे सब मिलकर लॉन में बैठे होते हैं, ईचा अचानक पूछती है, इमा, आरका कहाँ है? आरका यानी उनका बड़ा बेटा जो खेलते खेलते मुख्य गेट की तरफ चला गया था। गेट के पास आरका के सामने एक अजनबी खड़ा होता है, एक ऐसा चेहरा जिसे ईचा अपने बुरे सपनों में पहले भी देख चुकी थी। वही दासिम जो कभी उसकी आत्मा पर हावी हुआ करता था। एमा दौड़ती हुई वहां पहुंचती है और आरका को लेकर घर के अंदर जाती है। वह उसे प्यार से समझाती है कि बेटा, अजनबियों से दूरी बनाकर रखो, चाहे वे कितने भी अच्छे लगे। लेकिन आरका का जवाब थोड़ा अजीब होता है। वो अंकल तो बहुत अच्छे थे, यानी कि वो दासिम से जुड़ाव महसूस कर रहा था। यहाँ से कहानी एक नया शक पैदा करती है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक नहीं है। दरअसल एक पॉपुलर पॉडकास्ट में एक असली जोड़े की कहानी सुनाई गई थी, जिसमें कहा गया कि एक जिन ने उनके रिश्ते में दरार का फायदा उठाकर बीच में घुसने की कोशिश की थी।